हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 9 सोशल साइंस हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस के बनाए गए इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको वेलकम करता हूं। हमने शुरू किया था इकोनॉमिक्स से और अब हम धीरे धीरे अब पहुंच गए हैं हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक लेक्चर और ये जो सारे लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। यू कैन इजीली वॉच देम इन योर फ्री टाइम, आप उसको देखो। आप एक उसका लिंक लग जाएगा और एक आप उसको समझ में आएगा। ये हम लोग देख रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर सीरीज में का ये दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो उसका बैकग्राउंड है, उसके कॉजेस है, रीज़न है और उसके आउटब्रेक के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है वो पहले लेक्चर में देख लिया है। वो भी लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच इट। तो हम अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही इसी चैप्टर में से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो फोकस कर रहा है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि रिवॉल्यूशन जब होता है वो ऐसे ही नहीं होता एक दिन में। रिवॉल्यूशन का जो रीजंस है, कॉजेस है, वो धीरे धीरे पाइल अप होते जाते हैं और फिर एक दिन रिवॉल्यूशन हो जाता है, आउटब्रेक हो जाता है। तो उसके हमने कॉजेस देखे थे, पॉलिटिकल रीजंस देखे थे, इकोनॉमिकल रीजंस देखे थे, सोशल रीजंस देखे थे हमने कि किस तरीके से फ्रांस में रिवॉल्यूशन का माहौल धीरे धीरे बनता गया। तो अब हमने उसमें ये देखा था इकोनॉमिक रीजन कि इकोनॉमिक रीजन में जो लुई 16 है, 16 नंबर का लुई राजा। ये राजाओं के नाम भी बड़े विचित्र होते हैं, पहला लुई, दूसरा लुई, 15वां लुई, 16वां लुई। तो लुई 16 वो राजा बना और जब वो राजा बना ही वॉज वेलकम बाय एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बना तो खजाना पूरी तरीके से क्या था, खाली था, खजाना खाली था। तो खाली खजाने द्वारा उसका स्वागत किया गया। तो अब खजाना भरना है, पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो लुई 16 ने क्या किया, जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर पैसा कमाना है तो टैक्सेस बढ़ाओ, अब टैक्स लोगों पे लागू कर दो। अब इसमें क्या है, फ्रांस के हमने देखा था कि फ्रांस में क्या था, फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में आते थे क्लर्गी मतलब वो चर्च के फादर, रिलीजियस लीडर जो थे, वो रिलीजियस लीडर, धर्म के बारे में बात करने वाले चर्च के फादर थे, पादरी थे, तो वो रिलीजियस लीडर्स थे, सारे धर्म से रिलेटेड लोग फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में वो नोबल्स वगैरह आते थे और थर्ड स्टेट में आते थे बिजनेसमैन, रिच फार्मर्स या वो फ्यूडल लॉर्ड्स, और उसके बाद आर्टिसंस, उसके बाद लेबर्स, छोटे छोटे फार्मर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सारे आते थे थर्ड स्टेट में। और टैक्स कौन पे करता था, जो बहुत ज़्यादा कमाते थे। फर्स्ट स्टेट को तो कुछ देना नहीं पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था थर्ड स्टेट को, यानी जहाँ पे सबसे कम इनकम है वही लोगों को टैक्स देना पड़ रहा। थर्ड स्टेट टैक्स दे रहा है। तो अब क्या हुआ, अब लुई 16 ने क्या किया, उसने ऑन 5 मई 1789 को अपना खजाना भरने के लिए क्या किया, उसने असेंबली को बुलाया और उस असेंबली में उसने क्या किया, नए टैक्सेस प्रपोज करने को असेंबली को कहा कि चलो नए टैक्सेस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करो लोगों से और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करके क्या करो, ये खजाने में पैसा आना चाहिए। तो उसके लिए असेंबली बुलाई गई ऑन 5 मई 1789 को। अब फ्रांस में क्या था, फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये तीनों स्टेट्स ने क्या किया, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर भेजा, असेंबली में भेजा अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट स्टेट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा, सेकंड स्टेट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा और थर्ड स्टेट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां पर उन्होंने भेज दिए। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जो भेजे, ये रिप्रेजेंटेटिव इसमें भी नंबर्स अलग अलग थे। फर्स्ट स्टेट ने क्या किया,
फर्स्ट स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर भेजे, सेकंड स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, और जो थर्ड स्टेट थी वो थर्ड स्टेट ने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर भेजे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि थर्ड स्टेट बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा लोग थे उसमें, वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, पिजेंट्स थे, उसके बाद आर्टिसंस थे, उसके बाद वो जमींदार थे, बहुत लोग थे उसमें, बिजनेसमैन थे, शॉप चलाने वाले लोग थे। तो थर्ड स्टेट में वहाँ पे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर अपने भेजे। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठने की व्यवस्था भी थे वहाँ पे, बहुत वो भी अलग तरीके से। ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग थे, ये ऐसे आमने सामने उनको बैठने की व्यवस्था की गई, वो आमने सामने बैठ गए, इनका मुंह इनकी तरफ, इनका मुंह इनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ वो देखते हुए वहां पर बैठ गए। अब ये थर्ड स्टेट वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए 600 रिप्रेजेंटेटिव, वहां पे उनको असेंबली में बैठने के लिए जगह ही नहीं है, तो सारे के सारे 600 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इधर खड़े हैं, इधर फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट बनी है बैठे हुए, और थर्ड स्टेट इस साइड में क्या है वो वहां पे खड़े हैं। अब ये थर्ड स्टेट में जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, तो उनमें भी क्या इक्वालिटी थी क्या? नहीं, उनमें भी इक्वालिटी नहीं थी, उनमें भी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या कि थर्ड स्टेट में जो उसमें भी अच्छे लोग थे, बिजनेसमैन थे, रिच पर्सन थे, वही आए रिप्रेजेंटेटिव बन के। जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, पीजेंट्स थे, बॉन्डेज लेबर्स थे, दूसरे के खेत पे काम करने वाले, ऐसे गरीबों को थर्ड स्टेट में भी रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे भी भेदभाव उनके साथ भी वहाँ पर भी होता रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक प्रोसेस थी, वोटिंग प्रोसेस, कि जब भी कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पर एक वोटिंग प्रोसेस हुआ करती थी, जिसमें क्या होता था, फर्स्ट स्टेट के कितने भी रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव है, और थर्ड स्टेट के कितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन फर्स्ट स्टेट को एक ही वोट देना है, सेकंड स्टेट को भी एक ही वोट देना है, और थर्ड स्टेट को भी एक ही वोट देना है। तो ये थी उनकी प्रोसीजर। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंटेटिव कितने भी हो, लेकिन आपको वोट से एक ही देना है, ऐसी वहां पे प्रोसेस थी। तो अब ये लोग वहां पर जमा हो गए, वहां पर उनको डिस्कशन करना था और वोटिंग प्रोसेस होनी थी। लेकिन थर्ड स्टेट ने क्या किया, थर्ड स्टेट ने बोला कि ये जो पुरानी वोटिंग प्रोसेस है, इस पुरानी वोटिंग प्रोसेस में क्या है, हमको एक ही वोट देने का अधिकार है, हम 600 लोग हैं, 600 लोग मिलके एक वोट देंगे, ये 300 लोग हैं, ये एक वोट देंगे, ये 300 लोग हैं, ये एक वोट देंगे, तो ये हमको मंजूर नहीं। थर्ड स्टेट ने बोला कि जो वोटिंग का अधिकार होना चाहिए वो इंडिविजुअली हर व्यक्ति को एक वोट, मतलब थर्ड स्टेट को कितने वोट मिलेंगे 600, फर्स्ट स्टेट को कितने मिलेंगे 300, सेकंड स्टेट को 300, तो हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दो। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, हमको हर एक को एक वोट देने का अधिकार दो। तो ये जो डिमांड थी थर्ड स्टेट की, ये डिमांड वहां पर वो मानी नहीं गई, वो डिमांड को वहां पे टुकड़ा दिया गया, दैट डिमांड वाज रिजेक्टेड। तो वो डिमांड वहां पे रिजेक्ट कर दी गई। सो वहां पे जो वोटिंग प्रोसेस चल रहा था, उस वोटिंग प्रोसेस में से थर्ड स्टेट के लोगों ने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया, वहां से वॉकआउट कर दिया, वहां से वो लोग निकल गए, उस असेंबली में से वो वहां से निकल गए। और वो निकल जाने के बाद वो अपने घर गए क्या? नहीं, वो अपने घर नहीं गए। वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उन्होंने कि देश के असली रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो उन्होंने बोला, थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे वो बोले कि हम वर्कर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन, टैक्स पेयर, अरे हम भाई हम ही तो है जो टैक्स पे कर रहे हैं, और हमको ही वोटिंग का अधिकार नहीं दे रहे। और वहां पे विमेन को भी कोई वोटिंग का अधिकार नहीं था, ये टैक्स पेयर को ही वोटिंग का अधिकार नहीं दे रहे, सिर्फ एक ही वोट का अधिकार दे रहे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एंड ऑन 20 जून 20 जून को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली,
जो 5 मई को बुलाई गई थी, ऑन 5 मई 1789 को जो नेशनल असेंबली बुलाई गई थी, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट थे, वो नेशनल असेंबली को उन्होंने मानने से मना कर दिया। और थर्ड स्टेट वाले लोग बोले कि वी आर द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कौन है? हम। जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम थर्ड स्टेट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिक्लेयर किया कि वी आर द रियल नेशनल असेंबली, हम ही नेशनल असेंबली है, हमको ये नेशनल असेंबली हम मानते नहीं। और फिर उन्होंने क्या किया? थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। While the assembly was busy in making the constitution, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, at that time फ्रांस was in trouble, उस वक्त फ्रांस बहुत ट्रबल में था, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। विंटर आ गया था वहाँ पे, बहुत विंटर आने की वजह से क्रॉप नहीं हुआ था उस साल, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। अब जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, अब वो फ्रांस में हमारे जैसे रोज रोटी नहीं बनाते, हमारे यहाँ सुबह शाम रोटियाँ बेलनी पड़ती है, वो फ्रांस में, यूरोप में ऐसा नहीं होता। वो लोग ब्रेड लाते हैं बेकर्स से, और वो ब्रेड के साथ ही खाते हैं वो लोग। तो वहाँ पे जो बेकर्स थे, वो बेकर्स लोगों ने क्या किया? वो बेकर्स लोगों ने जो ब्रेड था उसको होल्ड करना शुरू किया, बेचते नहीं थे, वो छुपा के रख रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग यूकेन से काला बाजारी करना शुरू किया ताकि वो ज़्यादा भाव में उसको बेच सके। सो फ्रांस वॉज इन ट्रबल, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। सो पहले क्या हुआ? पहले जो विमेन की लाइन लगती थी बेकर्स के पास, ये लंबी लाइन लग रही है, ब्रेड के एक टुकड़े के लिए 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद ब्रेड मिल रहा है थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा भाव में। तो विमेन वहाँ पे गुस्सा हो गई और उन्होंने क्या किया? उस बेकर पर जगह जगह पर, गांव गांव में बेकर्स पर अटैक करके उन बेकरी में से ब्रेड को लूटना शुरू किया। इसका परिणाम आगे पूरे देश में हुआ। ऑन 14 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 14 जुलाई, 14 जुलाई फ्रांस के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। ऑन 14 डे बैस्टिले नाम का उनका जो गांव है, उस बैस्टिले नाम के गांव में एक बहुत बड़ा प्रिजन था। उस प्रिजन में ये फ्रांस के मोनार्क ने, इन्होंने क्या किया था? जो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको पकड़ पकड़ के उन प्रिजन्स में डाल के रखा था, जेल था वो। तो ऑन 14 जुलाई ये जो क्राउड है जो कि परेशान था, जो कि रिवॉल्यूशन करने पे उतर आया था, उन्होंने क्या किया? बैस्टिले के जेल पर अटैक कर दिया और बैस्टिले के जेल में जो भी कैदी थे उनको वहां से फ्री कर दिया। और ये पीजेंट ने क्या किया? पीजेंट के मन में एक रूमर, एक अफवाह वहां पे फैला दी गई। और वो अफवाह क्या थी? कि जो लैंड ओनर्स है, नोबल्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, जो लैंड ओनर्स है, वो लैंड ओनर्स अपने अपने खेत में के राइस के क्रॉप को जलाने वाले हैं, ताकि जो पीजेंट्स है, जो वर्कर्स है, लेबर्स है, छोटे फार्मर्स है, उनको खाने को कुछ ना मिलना चाहिए। इसीलिए ये जो सरदार लोग हैं, नोबल लोग हैं, बड़े जमींदार लोग हैं, वो अपने खेत में जो राइस का क्रॉप है उसको जलाने वाले हैं। सो ऐसी एक अफवाह उस वक्त फैल गई। और जैसे ही फार्मर्स को ये पता चल गया कि ये हमको खाने का राइस भी जलाने वाले हैं, वैसे फार्मर्स ने क्या किया? फार्मर्स ने नोबल्स के, फ्यूडल लॉर्ड्स के, जमींदारों के घर पर अटैक करना शुरू किया, जमींदारों को मारना शुरू किया, उनके घर से जो भी माल था वो माल लूटना शुरू किया, ग्रेन्स जो थे, धान्य जो था वो धान्यों को लूटना उन्होंने शुरू किया। इस तरीके से पूरे फ्रांस में अफरा तफरी मच गई। जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जमींदार लोग थे, वो सारे अपना, जो भी नोबल लोग थे, वो सारा अपना घर, जमीन सब छोड़कर दूसरे कंट्रीज में भागने लगे। सो लुई फिलिप्स ने क्या है? लुई फिलिप्स जो अपना, लुई 16, हमारे भाई साहब लुई 16, ये लुई 16 ने क्या किया? लुई 16 ने समझ लिया कि अब लोग रुकने वाले
नहीं है, इनको फ्रीडम देना जरूरी है। तो लुई 16 ने क्या किया? लुई 16 ही रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया। रिकॉग्निशन दे दिया मतलब उसने क्या किया? उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि चलो हाँ ठीक है, इसके बाद नेशनल असेंबली का ही राज रहेगा यहाँ पे, मैं सिर्फ एक नाम का राजा वहाँ पे बन के रहूँगा। सो ऑन 4 अगस्त 1789 वहाँ पर यू कैन से कि वहाँ पे रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया। एंड ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब मोनार्की तो थी, राजा तो था, लेकिन राजा सिर्फ नाम का था जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता था। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर प्रस्तावित हो गई। सो इन दिस वे आज हमने ये टॉपिक समझ लिया, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस लेक्चर को देखो, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछो कमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू।